पहली जो कंपनी है उसको अपने साथ जोड़ते हैं। हमारे साथ इस वक्त डाबर का मैनेजमेंट जुड़ रहा है और डाबर, इस नाम को शायद किसी पहचान की दरकार नहीं है, हम सभी इसे जानते हैं, घर घर में इसे पहचाना जाता है, एक ब्रांड वैल्यू है। कंपनी देश की लीडिंग कंज्यूमर कंपनियों में से एक है जो हर्बल और आयुर्वेदिक पर्सनल केयर प्रोडक्ट समेत फूड और बेवरेजेस की एक बड़ी रेंज की मैन्युफैक्चरिंग करती है। कंपनी ने एक बड़ी तैयारी की है। तमिलनाडु, जी हां, तमिलनाडु राज्य में प्लांट लगाने जा रही है डाबर। इसके लिए कितना निवेश होगा, इन तमाम बातों पर चर्चा के लिए और कंपनी इसके जरिए किन बड़े लक्ष्यों को साध रही है, इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं डाबर के ऑपरेशंस के ग्लोबल हेड राहुल अवस्थी जी। राहुल, बहुत बहुत स्वागत आपका। और चूंकि इस पूरी चर्चा में सबसे अहम बात जो सामने आई है वो तमिलनाडु प्लांट को लेकर है, तो हमें सबसे पहले यही बताइए कि 400 करोड़ का तमिलनाडु प्लांट में जो है वो निवेश कंपनी करने जा रही है और अपना पहला जो कह सकते हैं दक्षिण भारत प्लांट है। जाहिर सी बात है कि ये एक अपने आप में इसे लेकर उम्मीद बढ़ जाती है। हमें बताएं कि आखिर तमिलनाडु को चुनने की पीछे की वजह क्या रही, क्यों तमिलनाडु ही आपने अपने दक्षिण भारतीय विस्तार में सबसे पहले चुना? जब हम लोगों ने इवेल्युएशन चालू किया, सबसे पहले तो हमारे पास कुछ कैटेगरी में हमारी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन हायर लेवल पे थे, इसलिए भी हम लोगों को अपनी कैपेसिटी सेटअप करना था। एंड आप जैसा कि आप जानते हैं कि डाबर प्राइमरीली जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग फुटप्रिंट है साउथ में बिल्कुल नहीं था। एंड इसलिए हमने साउथ में कई सारे ऑप्शन इवेल्युएट किए अलग अलग स्टेट्स में। एंड जब हमने अपना कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस एंड डिमांड प्रोफाइल का चेक किया, तब हमने देखा कि तमिलनाडु हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन है फ्रॉम अ डिमांड पर्सपेक्टिव एंड फ्रॉम कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ को देखते हुए। इसलिए हमने डिसाइड किया कि हम अपना प्लांट तमिलनाडु में सेट करेंगे। ये प्लांट टिंडीवनम है जो चेन्नई से रफली 120 किलोमीटर दूर है। एंड जो हमारे तीन बड़े डिपोज हैं, कोयम्बटूर डिपो, चेन्नई डिपो एंड बेंगलोर डिपो, ये इक्वी डिस्टेंस है वहां से। इसलिए हमारी जो सप्लाई चेन है वो काफी ज्यादा इफिशिएंट होगी इस प्लांट की वजह से। बिल्कुल, और बहुत बेहतर, चूंकि जिस तरह से बताया राहुल जी ने कि क्या वो फैक्टर्स थे जिसकी वजह से तमिलनाडु को चुना गया, और जाहिर सी बात है कि इन सारी बातों का मूल्यांकन करने के बाद सप्लाई चेन कहाँ से बेहतर बन सकती है, इन सब की वजह से तमिलनाडु को चुना गया। चलिए इस प्लांट पर ही फोकस करते हैं। हमें जरा बताइए कि ये जो 400 करोड़ का कैपेक्स है, इसको किस तरह से आगे आप ले जा रहे हैं, इसकी टाइमलाइन क्या है, कहाँ कहाँ इनका खर्च किया जाएगा, और क्या अब हम ये मान के चलें कि ये एक पहला स्टेप है निवेश का, आप दक्षिण भारत के बाकी राज्यों में भी अब अपने विस्तार को आगे ले जा सकते हैं? तो इस ये 400 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट है ये अलग अलग फेजेस में होगा सुमिता, जो 5 साल तक चलेगा। पहला फेज का इन्वेस्टमेंट 135 करोड़ हम लोग करीब 1 से 1.5 साल के बीच इम्प्लीमेंट कर देंगे, जिसमें हम मोस्टली डाबर के 3-4 बड़े प्रोडक्ट बनाएंगे, जो है डाबर हनी, डाबर रेड टूथपेस्ट, मेसवाक एंड ओडोनिल एयर फ्रेशनर। ये इन्वेस्टमेंट होने के बाद में हम अलग अलग फेजेस में जब इन्वेस्ट करेंगे, बचा हुआ 250-300 करोड़ हो गया, वो ज्यादातर हमारा इन्वेस्टमेंट रियल जूसेस के लिए होगा। जो ये पूरा इन्वेस्टमेंट 400 करोड़ है, ये हम 5 साल में पूरा करेंगे। करंट डिमांड को देखते हुए मुझे लगता है कि आने वाले 2-3 सालों तक हम इसी फैक्ट्री के ऊपर फोकस करना चाहेंगे तमिलनाडु में। बट हम दूसरे ऑप्शन हमेशा इवेल्युएट करते रहते हैं, जैसे कि आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, और कर्नाटका में। एंड क्लोजर टू द टाइम 2-3 साल के बाद में बेस्ड ऑन हमारा डिमांड वॉल्यूम ग्रोथ कहाँ होता है, उसके हिसाब से हम डिसाइड करेंगे कि हमें इस यूनिट के अलावा दूसरी यूनिट कहाँ लगाना है। जी बिल्कुल। तो इस प्लांट से जो है कई फेजेस में अगले 5 सालों में एक बेहतरी की ओर निवेश किया जाएगा, और इसके अलावा दक्षिण भारत के बाकी जो राज्य हैं जिसमें आंध्र और तेलंगाना सबसे ऊपर है, इसके अलावा कर्नाटका की भी खास तैयारी है। मैन्युफैक्चरिंग को ही अगर हम देखें खासतौर पे इस प्लांट को, तो आपने बताया है कि आप कौन कौन से जो है प्रोडक्ट यहाँ से निर्माण करेंगे, उनका प्रोडक्शन यहाँ पे होगा। अब हमें बताइए कि
प्रोडक्शन के टारगेट्स क्या हैं इस प्लांट को लेके? तो इस फैक्ट्री में हम लोग चार हमारे मेन प्रोडक्ट हम प्रोड्यूस करेंगे पहले फेज में सबसे पहले हम डाबर हनी का उत्पादन करेंगे। हनी, डाबर रेड टूथपेस्ट, ओडोनिल एयर फ्रेशनर एंड मेक्सवाक टूथपेस्ट, ये चार प्रोडक्ट हम फेज 1 में बनाएंगे। फेज 1 पूरा होने के बाद में हम यहाँ पर रियल जूसेस बनाएंगे। रियल जूसेस यहाँ पे बनाना काफी बेनिफिशियल होगा, क्योंकि रियल जूसेस का काफी रॉ मटेरियल ऑलरेडी तमिलनाडु से आता है। कृष्णागिरी डिस्ट्रिक्ट में मैंगो पल्प और गोवा पल्प आता है। तो ये सारे प्रोडक्ट पोर्टफोलियो हम आने वाले 5 साल में इस फैक्ट्री में बनाना चाहते हैं। बिल्कुल। राहुल, ज़रा हम फेस्टिव सीज़न पर फोकस करते हैं। फेस्टिव सीज़न करीब है, एक कह सकते हैं कि लगातार एक के बाद बड़े फेस्टिवल सामने आएंगे। इस लिहाज से ज़रा आउटलुक बताइए, और ये भी बताइए कि क्या किसी तरह की प्राइस राइज की भी चर्चा हो रही है? डिमांड आउटलुक पर ज़रा नज़रिया दीजिए, क्योंकि पिछले 2-3 क्वार्टर से ये काफ़ी बेहतर रहा है, काफ़ी मजबूत रहा है। हमारा काफी अच्छा आउटलुक है आने वाले फेस्टिव सीजन को लेके, क्योंकि जैसा कि आप लोग हमारे रिजल्ट देख रहे हैं, पिछले 2 या 3 क्वार्टर से हमने डाबर ने काफी अच्छे रिजल्ट दिए हैं। एंड हम पिछले 2-3 क्वार्टर से ये देख रहे हैं कि जो रूरल डिमांड है वो उसमें थोड़ा रिवाइवल हो रहा है। एंड उसका साइन हमारे रिजल्ट्स के ऊपर दिख रहा है। तो हमें लगता है कि ये ट्रेंड आगे कंटिन्यू होगा और हमारा फेस्टिव सीजन काफी अच्छा जाएगा। जो दूसरा क्वेश्चन आपने पूछा प्राइस के ऊपर, तो प्राइसिंग के ऊपर हम हमेशा ध्यान देते रहते हैं, क्योंकि कई बार जो रॉ मटेरियल है उसके प्राइसेस अप जाते हैं, डाउन जाते हैं। करंटली ऐसा इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा है, बट हम कुछ साइन देख रहे हैं कुछ पर्टिकुलर कैटेगरीज में इन्फ्लेशन का। एंड हम ये एक ध्यान पूर्वक कॉल लेंगे कि किन प्रोडक्ट में हमें प्राइसिंग कांस्टेंट रखना है एंड किन प्रोडक्ट में हमें प्राइसिंग बढ़ाना है। बट ये ऑल अक्रॉस नहीं होगा, बड़े जुडिशियसली होगा, क्योंकि काफी सारा जो मटेरियल कॉस्ट इंक्रीज है उसको हम अपने ऑपरेशनल इफिशिएंसी इंक्रीज करके उसको मिटिगेट करते हैं। एंड ओनली थोड़ा जो प्राइस इंक्रीज है जहाँ पे कमोडिटी कॉस्ट इंक्रीज काफी ज्यादा होगा, केवल इन्हीं पोर्टफोलियो में हमारा प्राइस इंक्रीज होगा। बिल्कुल। चलिए सर, मेरा अगला सवाल आपसे दक्षिण भारत में आपके ग्रोथ आउटलुक को लेकर है। क्या टारगेट्स लेकर चल रहे हैं? क्या चीज़ें हैं जिनको लेकर आपको लगता है कि वहाँ जो डिमांड है, या जो जिस तरह से आप फेज़ वाइज इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उसमें किस तरह से आप ग्रोथ आगे बढ़ा सकते हैं? जी, साउथ इंडिया का भी जो हमारा ग्रोथ है वो इन लाइन है कंपनी की ग्रोथ के। एंड हमें लगता है कि आने वाले टाइम में भी ये ग्रोथ कंटिन्यू होगा। हम उसको और बढ़ाने की कोशिश करेंगे। जो करंट ग्रोथ पैटर्न है हमारा ओवरऑल यूएसडी का, वो रफली 7 से 8% के बीच में है, और हम उम्मीद करते हैं कि वो कंटिन्यू रहेगा। जब हम साउथ इंडिया में इंटर करेंगे, तब जो फैक्ट्री है वो हमें और मदद करेगी साउथ इंडिया के मार्केट को समझने में, और हम कोशिश करेंगे कि उस मार्केट को हम और एक्सपांड कर पाए। बिल्कुल, बहुत-बहुत शुक्रिया करेंगे राहुल जी। बहुत अच्छा लगा आपसे इस चर्चा में जुड़कर, और उम्मीद यही करते हैं कि जिस नज़रिए से दक्षिण भारत में आप विस्तार बढ़ा रहे हैं, उसका और ज़्यादा विस्तार हो, दक्षिण भारत के बाकी राज्यों में भी आपकी प्लानिंग रंग लाए, और ज़ाहिर-सी बात है, इससे न सिर्फ डिमांड बढ़ेगी बल्कि नई नौकरियां पैदा होंगी, और इसके साथ ही दक्षिण भारत में ब्रांड डाबर जो है वो अपनी धमक बढ़ाएगा। चलिए, शर्मिला जी हमारे साथ बनी हुई हैं। शर्मिला जी, आपने मैनेजमेंट को सुना। डाबर एक ऐसा ब्रांड है जो शायद चाहे रूरल हो चाहे अर्बन, इन दोनों में अपनी एक खास तरह की मजबूत उपस्थिति दर्ज कराता रहा है। दक्षिण भारत में तमिलनाडु बहुत मायने रखता है, क्योंकि चाहे कर्नाटक हो चाहे आंध्र प्रदेश हो, यहाँ से उसके जो बॉर्डर्स हैं वो काफ़ी करीब हैं। कई ऐसे रूरल इलाके हैं जो एक तरह से टूरिज्म स्पॉट भी माने जाते हैं वहाँ पर, और चूंकि डाबर को रूरल डिमांड से भी बहुत बड़ा सपोर्ट मिलता है। बताएं कैसा लग रहा है आपको? अगर हम स्टॉक की बात करें तो पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक में एक्शन तो दिखा है, लेकिन फिर एक महीने में साइडवेज ही हमें देखने को चीज़ें मिली हैं। ओवरऑल एफएमसीजी अपने आप में देखते हैं हम, चाहे बजट की बात कर लें या हाल फिलहाल, एक तरह से हाईलाइट रहा है। बताइए आपका एक्सपर्ट नज़रिया क्या कहता है इन सारी बातों के मद्देनज़र?
सो डाबर इज अ स्टॉक जहाँ पर मेरी राय काफी सालों से पॉजिटिव रही है। और जैसे कि आपने जिक्र किया बात करते हुए कि जिस तरह का उनका प्रोडक्ट प्रोफाइल है और वो एक अपने आप में यूनिक है, क्योंकि उस तरह के ब्रांड्स को हम देख रहे हैं कि काफी एक एक्सेप्टेंस और रिकग्निशन, और वो अब और घरों में उनके प्रोडक्ट्स हमें दिख रहे हैं। तो ये सब चीजें ऑफ कोर्स कंपनी के लिए काफी पॉजिटिव है। और एक चीज अब पॉजिटिव है कि वो एक नए मार्केट में एंट्री कर रहे हैं, यानी दे मस्ट बी प्रेजेंट इन सम मैनर, लेकिन अब क्योंकि वहां पर वो प्लांट लगाएंगे तो ऑब्वियसली उस एरिया में उनका प्रेजेंस ज्यादा होगा, और उनके शायद थोड़े प्रोडक्ट्स भी नए निकले टेलर मेड फॉर दैट मार्केट। तो आई थिंक लॉट्स ऑफ थिंग्स टू लुक फॉरवर्ड टू। कंसर्न सिर्फ वैल्यूएशंस पर है, और मुझे लगता है वो सभी एफएमसीजी कंपनीज के लिए, नॉट ओनली नॉट जस्ट डाबर। सो टू माय माइंड अब ये स्टॉक्स ऐसे स्टॉक्स है जिनमें ग्रोथ हमें आगे चलकर काफी अच्छी दिख रही है। लेकिन क्योंकि प्राइसेस इतने बढ़ चुके हैं, आई थिंक इट माइट बी अ गुड आइडिया कि अगर आप ये लेवल पे ले तो एक आपका जो योर होराइजन फॉर इन्वेस्टमेंट आपको कम से कम मेरे हिसाब से 2 या 3 साल का रखना पड़ेगा। तभी जाकर आपको यहाँ से मीनिंगफुल रिटर्न बन सकता है। बट आई थिंक इट्स अ वेरी सॉलिड एफएमसीजी पे, और एक लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप इसके बारे में जरूर सोच सकते हैं। बिल्कुल। तो चूंकि कंपनी का भी लॉन्ग टर्म प्लान है, दक्षिण भारत में एंट्री हुई है, तो आप ये समझ लीजिए भारत में कारोबार, दक्षिण भारत के लिए विशेष प्लान, इस लिहाज से लॉन्ग टर्म बेट आपको शर्मिला जी की नज़र में रखना होगा, जहां पर आपको बेहतरीन रिटर्न मिल सकते हैं। तो डाबर पर बुलिश नज़रिया इस वक्त शर्मिला जी का आता